गए थे। वहीं पर थे, वहीं पर थे ना। Plays in France were started to be performed in the early Christian centuries. फ्रांस में, अब याद रखिएगा कि फ्रांस और इंग्लैंड में क्लोज कल्चरल टाइज था। फ्रांस और इंग्लैंड आपस में ज्यादा दूर नहीं है। दे आर कनेक्टेड विथ इंग्लिश चैनल और लगभग 20 मील की दूरी है दोनों में समुद्र की। और इन दोनों देश के बीच हमेशा युद्ध होता रहा और हमेशा कल्चरल एक्सचेंजेस होते रहे, सांस्कृतिक आदान प्रदान भी होता रहा। युद्ध का तो आपको याद होगा 100 Years वॉर, कहीं पर पढ़े थे ना 100 Years वॉर कितने साल चला था? 116। तो इन दोनों देशों के बीच निरंतर युद्ध चलता रहता था और इनके बीच कल्चरल टाइज भी थी, सांस्कृतिक आदान प्रदान भी होते थे। तो जो फ्रांस में होता था वो इंग्लैंड में होगा, जो इंग्लैंड में होता है वो फ्रांस में होता था। ठीक वैसे ही जैसे भारत और पाकिस्तान में, अगर पाकिस्तान में कोई फैशन आता है तो इंडिया में भी आ जाएगा, इंडिया में कोई फैशन आता है तो पाकिस्तान में भी आ जाएगा। तो ये स्थिति रहती थी। तो फ्रांस में अर्ली क्रिश्चियन सेंचुरीज में, 4th सेंचुरी, 5th सेंचुरी, 6th सेंचुरी में जो नाटक हो रहे थे तो वो थोड़े बहुत इंग्लैंड में भी प्रभावित होने लगे। They came to England soon after the Norman Conquest, और नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के बाद ये नाटक नॉर्मन्स के साथ साथ इंग्लैंड में चले गए। नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के बारे में हम आप लोगों को बतलाए थे। आरंभ में इंग्लैंड में यहाँ की स्थानीय जनजाति थी जो केल्ट्स कहलाते थे। उसके बाद रोमन्स आए, रोमन्स के बाद एंगल्स, सैक्सन्स और ज्यूट्स आए। उसके बाद वाइकिंग्स आए थोड़े समय के लिए, और इनके बाद नॉर्मन्स ने हमला किया। नॉर्मन्स मोटे तौर पर रहने वाले कहाँ के थे? फ्रांस के। नॉर्मन नाम की जनजाति ने इंग्लैंड पर हमला किया और उन्होंने कब्जा कर लिया इंग्लैंड के ऊपर, और यह युद्ध कंप्लीट हुआ 1066 में। बैटल ऑफ हेस्टिंग्स में इंग्लैंड डिसाइसिवली हारा नॉर्मन ड्यूक विलियम, नॉर्मन किंग विलियम के हाथों। और जब नॉर्मन्स आए तो नॉर्मन्स के साथ फ्रांस में होने वाले नाटक भी इंग्लैंड में आ गए। जब भारत पर मुगल आए तो मुगलों के साथ भारत में उनकी संस्कृति भी आई, उनकी भाषा, उनका पहनावा, उनका खान पान सब कुछ आया। तो नॉर्मन्स आए तो नॉर्मन्स के साथ फ्रेंच ड्रामा भी आया। नॉर्मन शब्द आप पहले पढ़ चुके हैं सेमेस्टर 1 में, जब आप पढ़ रहे थे अ पीस ऑफ स्ट्रिंग, तब आपने नॉर्मन शब्द को पढ़ा था। कोर्न जो था वो नॉर्मन था। द सिंप्लीफाइड वर्जन्स ऑफ दीज सेक्रेड ड्रामास, इन ड्रामास का, इन नाटकों का, फ्रांस से जो नाटक आए थे इंग्लैंड में नॉर्मन्स के साथ, उनका सरल वर्जन्स जो था उनको बोला जाता था मिरेकल प्लेज एंड मिस्ट्री प्लेज। नॉर्मन्स के साथ फ्रांस से जो नाटक इंग्लैंड में आए थे 11th सेंचुरी में, उन नाटकों को मिरेकल प्लेस या मोरालिटी मिस्ट्री प्लेस बोला जाता। मिरेकल मीन्स चमत्कार, मिस्ट्री मीन्स रहस्य। द मिरेकल प्लेस रिप्रेजेंटेड द लाइव्स ऑफ द सेंट्स। मिरेकल प्लेस का विषय क्या होता था? ईसा मसीह के मरने के बाद उनके 12 शिष्य वो चारों तरफ यूरोप में फैल गए और वह ईसाइयत, ईसा मसीह के उपदेशों का प्रचार कर रहे थे। और जिन लोगों ने ईसा मसीह के उपदेशों को माना वो क्या कहलाए? क्रिश्चियंस, ईसाई कहलाए। तो इन संतों की जीवनी, इन सेंट्स की जीवनी के ऊपर ये मिरेकल प्लेज आधारित थे। सेंट पीटर, सेंट बार्थोलोम्यू, सेंट ल्यूक, सेंट मार्क, सेंट जॉन, तो इन लोगों के जीवनी के ऊपर ये नाटक आधारित थे।
क्या चमत्कार दिखला रहे हैं, वो किस प्रकार से प्रार्थना कर रहे हैं तो मरीज स्वस्थ हो जा रहा है, इत्यादि इत्यादि। इन विषयों का नाटक था मिरेकल प्लेस का। देयर थीम्स वर नेसेसरली रिलीजियस, और ऐसे नाटकों का विषय धार्मिक ही हुआ करता था क्योंकि यह संतों की जीवनी के ऊपर आधारित था। As they were written mostly by the clergymen, और इन नाटकों को लिखता कौन था? तो इन नाटकों को लिखने का काम चर्च के पादरी ही किया करते थे। याद रखिए, उस समय समाज में अगर कोई पढ़ा लिखा वर्ग था तो वह पादरियों का ही वर्ग था जो चर्च में रहते थे। तो इन नाटकों को लिखने का काम ये चर्च के पादरी ही किया करते थे, और ये चर्च के पादरी इन नाटकों को लिखते थे ताकि इन नाटकों को देख करके लोगों में धार्मिक भाव उत्पन्न हो और वह अपने बुरे विचार त्याग करके धर्म के मार्ग पर चले। द मिस्ट्री प्लेस dealt with the biblical themes। मिरेकल प्लेस में संतों की जीवनी की चर्चा रहती थी, जबकि मिस्ट्री प्लेस में बाइबल की कहानियों का जिक्र रहता था। आखिर बाइबल में क्या हुआ है, यह संदेश भी आम इंसान को देना था। रामचरितमानस में, रामायण में क्या हुआ है, यह संदेश मनुष्य को देना है। तो संस्कृत में रामायण कोई भी आदमी नहीं पढ़ेगा, तो क्या कर दिया गया, टीवी सीरियल बना दिया गया या गांव में रामलीला दिखलाया गया। तो मिस्ट्री प्लेस के माध्यम से बाइबल की घटनाओं का चित्रण हुआ। Their aim was to propagate the basic Christian doctrines। और इन नाटकों के माध्यम से चर्च के इन पादरियों का उद्देश्य था कि वह ईसाई धर्म के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करें। वह ईसाई धर्म के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करें, ये उनका मकसद था। रामलीला आपके गांव में होता है तो उसका बेसिक मकसद क्या होता है कि रामायण का या राम के जीवनी का प्रचार प्रसार किया जाए आम जन के बीच, ताकि आम जन का व्यवहार अच्छा हो। This plays often depicted the scenes from the life of Christ। इन नाटकों में क्राइस्ट के जीवन की घटनाओं का वर्णन रहता था कि किस प्रकार क्राइस्ट ने चमत्कार करके और कोढ़ के रोगी को ठीक कर दिया, किस प्रकार क्राइस्ट ने मृत व्यक्ति को पुनः जीवित कर दिया। इस तरह की चीजों का वर्णन रहता। और द स्टोरीज फ्रॉम द ओल्ड टेस्टामेंट एसोसिएटेड विद द कमिंग ऑफ मेसाया, या फिर इसमें कहानियां रहती थी ओल्ड टेस्टामेंट की। बाइबल दो हिस्से में बटा हुआ है, ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट। ओल्ड टेस्टामेंट में सृष्टि के निर्माण से ईसा मसीह के आगमन तक की कथा है, और न्यू टेस्टामेंट में ईसा मसीह के मृत्यु के बाद ईसा मसीह के शिष्यों ने जो उपदेश दिया है वो संकलित है। तो इनमें ओल्ड टेस्टामेंट की कथाओं का जिक्र रहता है कि किस प्रकार मसाया का आगमन हुआ। मसाया मीन्स मसीहा। किस प्रकार जीसस का आगमन हुआ इस पृथ्वी पर। तो ओल्ड टेस्टामेंट में इन बातों का जिक्र है। याद रखिए, ईसा के आगमन के पहले, जीसस के आगमन के पहले ईसाईयत, क्रिश्चियनिटी नहीं थी। The earliest miracle play in England was, इंग्लैंड की बिल्कुल आरंभिक नाटक जो थी वो ल्यूडस डी सैंक्टा कैथूरियन थी। ये चीज आप लोग सेमेस्टर 1 में भी पढ़ चुके हैं। बिल्कुल शुरुआती नाटक जो था वो ल्यूडस डी सैंक्टा कैथूरियन था, मिरेकल प्ले। इट वॉज परफॉर्म्ड अबाउट द ईयर 1110। नाटक इसके पहले भी थे, लेकिन जिस नाटक का रिकॉर्ड मिलता है, जिसका जिक्र मिलता है, वह द ल्यूडस डी सैंक्टा कैथूरियन है। इसको स्टेज पर किया गया था 1110 में।
द मिरेकल्स। अब स्टेज कैसा हुआ करता था, तो लकड़ी का प्लेटफॉर्म हुआ करता था। सेमेस्टर 1 में आप लोगों को बता चुके हैं डिटेल में। द मिरेकल्स इंक्रीज्ड स्टेडली इन नंबर। यह नाटक बेहद लोकप्रिय हुए तो उसकी संख्या बढ़ने लगी, एंड इन पॉपुलैरिटी। बाय द ईयर 1300 तक द मिरेकल्स वर आउट ऑफ ecclesiastical hands। ecclesiastical मतलब चर्च धार्मिक। 1300 तक आते आते ये नाटक इतने लोकप्रिय हो गए कि चर्च के कंट्रोल के बाहर आ गए। चर्च के कंट्रोल के, भीड़ इतनी इकट्ठी हो जाती थी कि चर्च के मैदान में लोग इकट्ठा नहीं हो पाते थे, और व्यापारियों की बिक्री बहुत बढ़ गई थी। तो व्यापारियों ने चाहा कि इन नाटकों को हम इचाक में भी, कुद में भी, रेवाली में भी, सरौनी में भी, डेमोटाण में भी, सब जगह कराएं ताकि हमारा व्यापार बढ़ता रहे। तो इन लोगों ने नाटक को करवाने की जिम्मेदारी ले ली और चर्च के हाथ से वो नाटक निकल गया। कोई चीज बेहद लोकप्रिय हो जाती है तो आप उसे अपना लेते हैं, तो फिर वो किसी एक आदमी के कंट्रोल में नहीं रहता है। They were adopted eagerly by the trade guilds। इन नाटकों को करवाने की जिम्मेदारी अब व्यापारी संघों ने ले लिया। ट्रेड गिल्ड्स, व्यापारी संघों ने मान लिया कि लोगों की भीड़ इकट्ठी होती है और कृषि औजार बनाने वाले व्यापारी का सामान बहुत अधिक बिकता है, उसे लाभ बहुत अधिक होता है। तो उसने इन नाटकों के खर्च को करने की जिम्मेदारी ले ली और इन नाटकों को लोगों को दिखाने की जिम्मेदारी ले ली। क्यों? धर्म का काम कर रहा था, इसलिए क्या? अपना सामान बेच रहा। व्यापारी संघ क्यों जिम्मा ले लेगा? सर क्योंकि सर अगर नाटक चलेगा तो सर वो लोग का मटेरियल भी बिकेगा, उन लोग को फायदा, उसकी बिक्री बढ़ रही थी। आप लोग एक सेंटेंस बोलते हैं, आप लोगों की उम्र बेहद कम है और अपनी आदतों को आप लोग सुधार सकते हैं। एक सेंटेंस बोलने में 3 बार क्यों की आप बोले? तो ऐसा नहीं कीजिए, स्पष्ट रूप से कोई सेंटेंस बोलिए। टेलीफोन आप करते हैं हमको, आप करते हैं मतलब आप ही के बारे में हम नहीं बोल रहे हैं। बच्चे टेलीफोन करते हैं मुझको और फोन करते हैं, हम फोन उठाते हैं और बोलते हैं बोलो। उधर से क्या कहते हैं कि सर हम कहना चाह रहे थे कि सर, अरे जो कहना चाहते हो वो कहो। क्या कहते हैं कि सर और क्या बोलते हैं कि सर, माने कि सर। तो ऐसा नहीं बोलिए, अब ही उम्र आपकी कम है और सुधर जाइएगा। तो इन व्यापारियों का मुनाफा बहुत अधिक बढ़ रहा था, इसलिए इन व्यापारी संघों ने जिम्मेदारी ले ली इन नाटकों को कराने की। हजारीबाग में रामनवमी का जुलूस निकलता है और उस रामनवमी के जुलूस में होटल वाले अधिक चंदा देते हैं। क्यों? अपने फायदे के लिए सर, उसका मिठाई ज्यादा बिकेगा। उसकी मिठाई ज्यादा बिकेगी। जितने लोग जितना रामनवमी की झांकी अच्छी होगी, उतने लोग आएंगे आसपास के गांव से और उतनी उनकी बिक्री बढ़ेगी। तो ये सिंपल सा व्यापार था। इन ट्रेड गिल्ड्स ने धर्म के प्रचार के लिए ऐसा नहीं किया था, बल्कि अपने मुनाफे के लिए किया था। और यही वजह है कि एक्लेसियास्टिकल हैंड से यह निकल करके व्यापारियों के पास गया। चर्च की जिद थी कि इस नाटक को केवल चर्च के हाथीवे, चर्च के मैदान में होना चाहिए, और व्यापारियों का कहना था कि अगर यह नाटक इचाक में भी करते हैं तो हमारी बिक्री बढ़ेगी, डेमोटाण में करेंगे तो भी हमारी बिक्री बढ़ेगी, तो वो इसको अपना ले। अंडर द जनरल कंट्रोल ऑफ द काउंसिल ऑफ द टाउन्स, व्यापारी संघों ने जिम्मेदारी तो ले लिया, लेकिन
इन नाटकों के ऊपर कंट्रोल जो था वह अब भी शहर के काउंसिल का था। शहर का काउंसिल मतलब हम लोग मान लीजिए कि डीसी साहब का कंट्रोल था, या एसडीओ साहब का कंट्रोल था, या म्युनिसिपैलिटी का कंट्रोल था, या एसपी साहब का कंट्रोल था। रामनवमी की झांकी निकलती है तो जिसको मर्जी उधर से झांकी लेके निकल जाए, ऐसा होता है क्या? नो सर, नो सर। जिला प्रशासन ये तय कर देता है कि झांकी किस जुलूस से निकलेगी। जिला प्रशासन ये तय कर देता है कि कोई भड़काऊ संगीत नहीं बजाया जाएगा। जिला प्रशासन ये तय कर देता है कि मस्जिद के सामने से जुलूस निकलेगा नमाज के बाद। जिला प्रशासन ये तय कर देता है कि झांकी में किसी भी किस्म का भड़काऊ प्रदर्शन या अश्लील प्रदर्शन नहीं होगा। तो व्यापारी संघों ने जिम्मेदारी तो ले ली, लेकिन उनके ऊपर काउंसिल ऑफ द टाउन का कंट्रोल था। Now the wealthy guilds became responsible for the dramatic productions. अब ये अमीर व्यापारी संघ नाटकों के करने की जिम्मेदारी ले लिए। The various guilds were assigned particular scenes. और अलग अलग व्यापारी संघों को अलग अलग दृश्य की जिम्मेदारी दे दी गई। लोहार व्यापारी संघ है, उसे जिम्मेदारी दी गई लकड़ी का है, उसको जिम्मेदारी दे दी गई कि तुम जीसस का क्रूसिफिक्शन दिखाओ। अनाज व्यापारी का संघ है, उसको जिम्मेदारी दे दी गई कि तुम जीसस के चमत्कार को दिखाओ। ये सारी चीजें हम लोग सेमेस्टर 1 में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। The scenes were presented on large movable platforms called, यह दृश्य जो थे वह लकड़ी के स्टेज पर किए जाते थे जिसके नीचे पहिए। इस लकड़ी के स्टेज को बोला जाता था। आप सेमेस्टर 1 का नोट्स उलट के देख लीजिएगा, उस पर एक पिक्चर भी दिया हुआ है इन पेजेंट्स का। ये लकड़ी के ऑडियो बंद करो, ये लकड़ी के आदित्य ऑडियो बंद करो। यस सर। ये लकड़ी के आदित्य ऑडियो बंद करो, आदित्य ऑडियो बंद करो। ये लकड़ी के स्टेज बने हुए होते थे जिसके नीचे लकड़ी के पहिए लगे हुए होते, और इन प्लेटफॉर्म को, इन स्टेजेस को पेजेंट्स बोला जाता था। लकड़ी का प्लेटफॉर्म इसलिए बनाया जाता था क्योंकि हर जगह जहां पर नाटक करना है वहां पर आप मिट्टी का और सीमेंट का स्टेज नहीं बना सकते, उतना खर्च नहीं कर सकते। These were drawn by horses, और इस लकड़ी के स्टेज को एक जगह नाटक हो जाने के बाद घोड़े खींच करके दूसरी जगह ले जाया करते थे। फ्रॉम स्टेशन टू स्टेशन, एक गांव से दूसरे गांव, थ्रू द टाउन, या झंडा चौक से बंसीलाल चौक घसीट करके ले आए, बंसीलाल चौक से वापस ले गए तो अन्नदा चौक पर ले गए, अन्नदा चौक से फिर चले गए इंद्रपुरी चौक पर। तो इस प्रकार से इस लकड़ी के स्टेज को ले जाते। बाय द बिगिनिंग ऑफ द 14th सेंचुरी, हम लोग चौसर के टाइम में अब आने वाले हैं। 14वीं शताब्दी के आरंभ में all these plays were united in single cycle of plays. ये सारे नाटक जो हैं उन सबको श्रृंखलाबद्ध कर दिया गया, एक साइकिल में कर दिया गया कि इस नाटक के बाद ये नाटक होगा, इस नाटक के बाद ये नाटक होगा, इस नाटक के बाद ये नाटक। बिगिनिंग विद क्रिएशन, पहला नाटक जो होगा वो क्रिएशन, सृष्टि के निर्माण का होगा कि किस प्रकार ईश्वर ने सृष्टि का निर्माण किया, एंड एंडिंग विद फाइनल जजमेंट, और आखिरी नाटक जो होगा वह फाइनल जजमेंट का होगा जब ईश्वर हमारे कर्मों के आधार पर फैसले लेकर के हमें स्वर्ग या नरक देगा। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि जो भी नाटक दिया गया था व्यापारी संघों को, कोई जीसस का जन्म बाद में दिखाए, मृत्यु पहले दिखा दे, कोई कुछ करे कोई कुछ करे, तो उसको श्रृंखलाबद्ध करने के लिए ऐसा किया।
These plays were at first written in Latin. आरंभ में ये नाटक लैटिन भाषा में लिखे गए। रोमन्स थे इंग्लैंड में, तो इंग्लैंड की भाषा जो थी वह लैटिन थी। तो और पादरी लोग जो पढ़े लिखे थे वो लैटिन भाषा पढ़े लिखे थे, क्योंकि बाइबल्स जो थे और जितनी भी धार्मिक पुस्तकें थी वो लैटिन भाषा में लिखी हुई थी। तो आरंभ में ये नाटक लैटिन में थे, लोगों को कुछ खास समझ में नहीं आता। Some of them were translated into Norman French. उसके बाद जो बाकी नाटक आए, नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के बाद नॉर्मन्स फ्रांसीसी भाषा बोलते थे, तो नॉर्मन फ्रेंच में वो नाटक लिखे गए। इस भाषा को भी आम जन नहीं समझ पाता था। फाइनली they appeared in English, और धीरे धीरे जब नाटकों की लोकप्रियता बढ़ने लगी तो वो फिर इंग्लिश में भी आने लगी। अगर आपके गांव में संस्कृत में कर दिया जाए रामलीला तो कोई नहीं देखेगा, हिंदी में कर दीजिएगा तो देख लेंगे लोग बात, लेकिन खोरठा में कर दीजिएगा तो फिर पूरा गांव वाला देखेगा। Though the miracle plays were distinctly religious in character, ये miracle plays जिनमें संतों की जीवनी की चर्चा रहती थी, ये धार्मिक प्रवृत्ति के थे, yet they were not without fun and humor. लेकिन ऐसे नाटकों में हंसी मजाक के दृश्य भी रहते थे। आप सारी की सारी चीजें सिंबल में पढ़ चुके हैं, और याद रखिएगा, आप लोगों को हम बार बार चेतावनी देते हैं कि आप जो पढ़ रहे हैं वो आगे तक आपको याद रखना है। They provided the realistic portrayal of characters. इन नाटकों में जो चरित्र चित्रण किया जाता था वह वास्तविक हुआ करते। उदाहरण के लिए, फॉर इंस्टेंस, द कैरेक्टर ऑफ नोआस क्वारलसम वाइफ। बाइबल में ओल्ड टेस्टामेंट में एक चरित्र का जिक्र आता है, नोआ। जब ईश्वर ने सृष्टि का निर्माण किया और इंसान को बना करके भेजा पृथ्वी पर, तो सृष्टि पर पाप बहुत अधिक बढ़ गया और कोई भी ईश्वर की बात को नहीं मानता था। तो ईश्वर ने तय किया कि वह सृष्टि का विनाश कर देगा और नए सिरे से सृष्टि को आरंभ करेगा। तो उसने नोआ नाम के एक नाव बनाने वाले को आदेश दिया कि तुम अपनी पत्नी की एक विशाल नाव बनाओ और अपनी पत्नी के साथ उस नाव पर सवार हो। पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं मौजूद, उन सभी जीवों का एक एक जोड़ा, नर और मादा, उसे अपने नाव पर सवार कर लो। नोआ ने जब ऐसा किया, उसके बाद बारिश शुरू हो गई और अथाह बारिश हुई, पूरी पृथ्वी डूब गई और सृष्टि का विनाश हुआ। जब पानी कमा तो नोआ के नाव से सभी जीव निकल करके पूरे पृथ्वी पर फैल गए और सृष्टि फिर से नए सिरे से आरंभ। उसकी पत्नी बड़ी झगड़ालू थी, नोआ की पत्नी बड़ी झगड़ालू थी, तो उसका चित्रण करता था नाटक में और पब्लिक उसके झगड़े को देख करके हंसता था। द टायरेंट हेरोड, जिसने जीसस के मृत्यु का, जीसस के क्रूसिफिक्शन का आदेश दिया था, राजा, उसका भी चित्रण किया गया है। एंड द डेविल, शैतान का चित्रण किया गया, जिसने ईव को उकसाया था एप्पल खाने के लिए। वर सोर्सेज ऑफ ग्रेट फन एंड ह्यूमर। नाटकों में अंत में ऐसे दुष्ट लोगों का पतन होता था जिसे देख करके पब्लिक बड़ी प्रसन्न होती थी, तालियां बजाया करती थी और हंसा करते थे लोग। तो ऐसे नाटकों में हंसी मजाक की भी कमी थी। तो मिरेकल और मिस्ट्री प्लेस आरंभ में हो गए। उसके बाद आया मोरालिटी प्लेस, उसके बाद आया क्रम मोरालिटी प्लेस का। इन द लेटर मिडिल एजेस, बाद में मिडिल एजेस में
क्यों है जी? बहुत लड़के हैं क्लास में, हमारे ख्याल से टोटल कितने हैं हम लोग? 28 लोग हैं। आता ही नहीं है क्लास में कोई, बड़ी दुर्दशा है। आप पैसा भी दे करके नहीं पढ़ना चाहते। उसके बाद मिडिल एजेस में 13वीं शताब्दी में या 14वीं शताब्दी के आरंभ में, यहां तक कि 15वीं शताब्दी तक अनदर काइंड ऑफ ड्रामेटिक लिटरेचर डेवलप्ड। एक और प्रकार का ड्रामा डेवलप हुआ। इट वॉज नोन एज मोरालिटी प्लेस। यह मोरालिटी प्लेस के नाम से जाना जाता था। मोरालिटी जिसमें नैतिकता की बात हो, मोरालिटी शब्द से ही समझ जाइए कि नैतिकता की बात। These were allegorical creations। ये नाटक जो होते थे वह एलिगोरिकल हुआ करते थे। एलिगोरिकल मतलब कि सीधा सीधा आपको उपदेश नहीं दिया जाता था, बल्कि किसी कहानी के माध्यम से आपको उपदेश दिया जाता। एलिगोरिकल नाटक, जैसे आपने प्यासा कौवा की कहानी सुनी है। प्यासा कौवा को पानी नहीं मिल रहा था, फिर वो बगीचे में गया, घड़े में पानी कम था, उसने कंकड़ डाला, पानी ऊपर आया और उसने पानी पी लिया। तो क्या कहानी प्यासा कौवा की है? कहानी सुने? नो सर, इनडायरेक्ट रेफरेंस कर रहा है। ये कहानी आपको प्रेरित करने के लिए है कि यदि आप कुछ हासिल करना चाहते हैं तो सही दिशा में प्रयास करें। तो ये मोरालिटी प्लेस भी एलिगोरिकल प्लेस हुआ करते हैं। इन दीज प्लेस, ऐसे नाटकों में, द कैरेक्टर्स वर पर्सोनिफाइड टाइप्स ऑफ वर्च्यू। ऐसे नाटकों में चरित्र का नाम सीता, गीता, राजू, संजय नहीं हुआ करता था। ऐसे नाटकों में चरित्र का नाम होता था पवित्रता, सत्य, असत्य, ढोंग, लालच। चरित्र का नाम ही ऐसा हुआ करता। अगर किसी चरित्र का नाम लालच है तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि इस कैरेक्टर का स्वभाव क्या होगा, लालची। अगर चरित्र का नाम है अहिंसा तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि ये चरित्र जो है मारपीट नहीं करेगा। इन कैरेक्टर्स, ये कैरेक्टर्स जो थे पर्सोनिफाइड टाइप्स थे। जैसे चरित्र का नाम है ब्यूटी, मतलब बेहद सुंदर होगा। स्ट्रेंथ तो बेहद ताकतवर होगा। ग्लटनी तो बहुत ज्यादा खाता होगा, पेटू स्वभाव का होगा। पीस मतलब शांति प्रिय हो। और ऐसे चरित्रों के माध्यम से संदेश देने की कोशिश की जाती है। These plays enjoyed popularity equal to that attained by the earlier religious drama। ये नाटक बेहद लोकप्रिय हुए, उतने ही लोकप्रिय जितना कि मिरेकल और मिस्ट्री प्लेस हुए थे। मिरेकल और मिस्ट्री प्लेस हुए थे। The moralities were in existence as far as the early 15th century। ये morality plays अर्ली 15th सेंचुरी तक रहे थे, यानी चौसर के आगमन तक ये नाटक अस्तित्व में थे। चौसर कब आया? 1340 में। ऑडियो ऑफ करो। इसका ऑडियो ऑन है। आदर्श, अनुपम, ऑडियो ऑफ करो जी। आदर्श, ये 15वीं शताब्दी के आरंभ तक ये लोकप्रिय थे। एज अर्ली एज 15th सेंचुरी, यानी चौसर के मरने तक ये सब लोकप्रिय थे। The main theme of these morality plays was the course of youth on the stage of life। इन नाटकों का मूल विषय क्या कि एक युवा चरित्र अपने जीवन की शुरुआत कर रहा है और उसको जीवन की शुरुआत में लालच नाम का दोस्त मिल जाता है जो उसे सत्य के मार्ग से भटकाने का कोशिश करता है। उस युवा को दोस्त मिल जाता है चरित्रहीन नाम का, जो उसे गलत राह पर ले जाना चाहता है।
उस दोस्त को चरित्र मिल जाता है जिसका नाम है नशा, तो वो उसको सिगरेट पिलाना और गांजा पिलाना सिखाता है। ये सारी चीजें हैं उस युवा को धर्म के मार्ग से भटकाने की कोशिश करते हैं। इज बिगाइल्ड, बिगाइल्ड मतलब उसको धोखा देने की कोशिश करते हैं, भ्रमित करने की कोशिश करते हैं। कैरेक्टर्स, हिपोक्रेसी, ढोंग, लस्ट, जिसे सेक्स की चाहत हो, मैलिस, दुष्टता, जेलसी, ईर्ष्या, ये सब चरित्र उसे जीवन में भटकाने की कोशिश करते हैं। जबकि मर्सी, दया, पिटी, दया, विजडम, कॉन्शियंस मतलब अंतरात्मा, गुड होप, उम्मीद, मैग्नानिमिटी, उदारता, ये सारी चरित्र उसे सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। आपके पिता आपसे बोलते हैं कि उन दोस्तों के साथ नहीं रहो, तो क्यों बोलते हैं? वो आपको राह भटकाने की कोशिश करते हैं और पिता आपके चाहते हैं कि आप अच्छे दोस्तों के साथ रहिए जो आपको सही राह पर ले जाने की कोशिश करें। The devil and the vice were the important characters of the moralities. इन नाटकों में दो चरित्र बेहद महत्वपूर्ण होते थे, एक तो डेविल शैतान और दूसरा वाइस मतलब बुराई। अमरीश पुरी, प्रेम चोपड़ा, ये सब जरूर रहेगा पिक्चर में। तो क्या करता है ये? हीरो को तंग करता है, तो ये लोग भी हीरो हीरोइन को तंग करने का काम करते हैं। The moralities generally ended in the triumph of virtue. और ऐसे नाटकों के अंत में होता क्या था? हीरो की जीत या हीरो की हार। ऐसे नाटकों में अंततः, आवाज जा रही है नहीं जा रही है? यस सर, आ रही है। ऐसे नाटकों में अंततः सत्य की विजय होती थी, धर्म की विजय होती थी, और सत्य और धर्म का प्रतिनिधित्व कौन करता था? हीरो। तो ऐसे नाटकों में हर हालत में सत्य की विजय होती है। Some of the famous morality plays are, कुछ प्रसिद्ध नाटक है morality play, The Marriage of Wit and Wisdom, Everyone, The Four Elements, The Trial of Treasure, इत्यादि। The interlude was the last predecessor of the drama proper. इंटरल्यूड जो है, मिरेकल मिस्ट्री हो गया, मोरालिटी हो गया, उसके बाद एक और नाटक आया इंटरल्यूड। हम लोग 15th सेंचुरी तक पहुंच गए हैं। शुरुआत कहां से हुई थी? लगभग 5th सेंचुरी के आसपास से, और अब हम लोग 15th सेंचुरी तक पहुंच गए। उसके बाद नाटक का एक और प्रकार आया जिसको इंटरल्यूड बोला करते थे। Was the last predecessor of the drama proper. आज की तारीख में जो हम ड्रामा पढ़ेंगे, आज की तारीख में जो हम ड्रामा पढ़ेंगे, उस ड्रामा के ठीक पहले एक और नाटक आया जिसको बोलते थे इंटरल्यूड। इट वॉज अ शॉर्ट प्ले, छोटा सा नाटक हुआ करता था ये, 15 मिनट, आधा घंटा का, 45 मिनट का, उससे ज्यादा नहीं। That brought in real characters of modest status, जिसमें जो चरित्र एक्टिंग करते थे उन चरित्रों का असली नाम रहता था। हम थोड़ी देर पहले बतला रहे थे कि मोरालिटी प्ले में चरित्र का नाम होता था सत्य, अहिंसा, लालच, लेकिन अब चरित्रों का असली नाम आने लगा इंटरव्यू। और ये नाटक में रोल कौन करता था? इन नाटकों में आम जनता रोल करती थी, सिटीजन्स या फ्रायर्स या धार्मिक लोग नाटक किया करते थे। इट वॉज फुल ऑफ ह्यूमर एंड गुड सॉन्ग। ऐसे नाटकों में हंसी मजाक भी रहता था। इन एक्टर्स, ये नाटक छोटे हुआ करते थे और इसका मुख्य मकसद था कि एक्टर्स को ट्रेनिंग दी जाए ताकि वह बड़े नाटकों में अपना रोल कर सके। एक्टर्स को ट्रेनिंग दी जाए ताकि वह बड़े नाटकों में अपना रोल कर सके।
बड़े नाटकों में अपना रोल कर सके। मान लिया कि किसी को एक्टिंग के लिए दे दिया जाए, सीधा 5 घंटा के नाटक में हीरो बना करके उतार दिया जाए और वो हीरो बन करके उतरे और पब्लिक को देख करके, भीड़ को देख करके उसका पैर थरथराने लगे, उसकी वो डायलॉग भूल जाए, तब तो फिर सत्यानाश हो जाएगा नाटक। इसलिए छोटे छोटे नाटकों में ऐसे कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया जाता था, उनके एक्टिंग के स्किल्स को टेस्ट किया जाता था और अगर वो सही सही एक्टिंग कर लेते थे तो फिर उनको बड़े नाटकों में रोल दिया जाता। द फोर पीस, जॉन जॉन, द वर्ल्ड एंड द चाइल्ड, ये सब कुछ फेमस इंटरल्यूड्स हैं। इंटरल्यूड्स कहते हैं छोटे नाटकों को बड़े नाटकों के बीच में एक छोटा सा नाटक इंट्रोड्यूस कर दिया जाए। ठीक वैसे ही जैसे सीरियल देखते देखते हर 10 मिनट के बाद आपको 15 सेकंड का एक विज्ञापन दिखा देगा, तो 8 घंटे के नाटक के बीच में 15 मिनट का एक छोटा नाटक आपको दिखला दिया। दिस वॉज फॉलोड बाई द आर्टिस्टिक पीरियड ऑफ द ड्रामा। अब याद रखिए, मिरेकल प्ले हो गया, मिस्ट्री प्ले हो गया, मोरालिटी प्ले हो गया, इंटरल्यूड हो गया, यानी नाटक का विकास अब पूरी तरह से हो गया। और अब वो नाटक आया जिस नाटक को हम लोग आज की तारीख में पढ़ते हैं। रेगुलर ड्रामा आ गया हम लोगों के सामने। ऐसे महान नाटककार आ गए जिन्होंने इलेक्ट्रिफाइड द इंग्लिश थिएटर एंड ऑडियंस, जिन्होंने जबरदस्त परिवर्तन ले आया थिएटर में, नाटक घर में, और दर्शकों का मन उन लोगों ने मोह लिया अपने नाटकों से और नए ड्रामेटिक टेक्निक से। तो ये क्वेश्चन था द डेवलपमेंट ऑफ ड्रामा अप टू द 15th सेंचुरी, 15वीं शताब्दी तक डेवलपमेंट ऑफ ड्रामा। आपको प्रश्न या तो इस नाम से आएगा कि डेवलपमेंट ऑफ ड्रामा के बारे में लिखिए, या आपको प्रश्न आएगा कि मिरेकल प्ले के बारे में 150 शब्द में लिखिए, या आपको प्रश्न आएगा मिस्ट्री प्लेस के बारे में 150 शब्द में लिखिए, या आपको प्रश्न आएगा मोरालिटी प्ले के बारे में 150 शब्द में लिखिए, या आपको प्रश्न आएगा इंटरल्यूड के बारे में 150 शब्द में लिखिए। तो ये रहा आपके पास कंप्लीट आंसर। आपसे जैसा प्रश्न पूछे बस उतना ही सेक्शन आपको लिखना है, फालतू बातें नहीं लिखनी। आपको सिलेबस के अनुसार 4 प्रश्न आने हैं, इसमें से 150 शब्द का 4 प्रश्न आना है। तो जो भी 4 प्रश्न आए आप अपने मेमोरी के आधार पर उसको लिखने की कोशिश कीजिएगा। ऐसा सिलेबस में बोला गया है कि आपको 4 प्रश्न पूछा जाएगा, लेकिन पूछ क्या देगा ये आप नहीं जानते। पूछ देगा वो ध्यान रखिएगा, उस पर किसी का कोई जोर नहीं चलता है। पेपर सेटर पर कुछ भी पूछ देगा, बस उसके बाद आप चारों खाने चित रहिएगा, पढ़िएगा नहीं तो ये ध्यान रखिएगा। और ये सेम चीज हम लोग सेमेस्टर 1 में पढ़ चुके हैं, इसलिए इस प्रश्न में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आप अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न क्या है लिखिए। प्री एलिजाबेथन ड्रामा एंड ड्रामेटिस्ट्स, क्वेश्चन लिख लीजिए। प्री एलिजाबेथन ड्रामा एंड ड्रामेटिस्ट्स, स्लैश कीजिए। The pre-Shakespearean dramas and dramatists. The pre-Shakespearean dramas and dramatists.
स्लैश कीजिए। प्रेडिसेसर्स ऑफ शेक्सपियर, predecessors of Shakespeare, Predecessors, predecessors of Shakespeare, predecessors of Shakespeare। 3 प्रश्न आप लिखे। प्री एलिजाबेथन ड्रामास एंड ड्रामेटिस्ट्स, आपने प्रश्न लिखा द प्री शेक्सपियरियन ड्रामास एंड ड्रामेटिस्ट्स। आपने प्रश्न लिखा प्रेडिसेसर्स ऑफ शेक्सपियर, स्लैश करके एक क्वेश्चन और लिखिए। यूनिवर्सिटी विट्स, यूनिवर्सिटी विट्स, WITS, यूनिवर्सिटी विट्स एंड देयर कंट्रीब्यूशन and their contribution to drama, and their contribution to drama। हो गया। थोड़ी देर पहले तक हम लोग पढ़ रहे थे कि ड्रामा का विकास कैसे हुआ। तो ड्रामा का विकास कैसे हुआ, मिरेकल, मिस्ट्री, मोरालिटी और इंटरल्यूड आया और उसके बाद फिर ड्रामा लिखा जाने लगा। अब शेक्सपियर का जन्म कब हुआ? 1564 से 1616, ये शेक्सपियर का टाइम है। 1554 से 1616 ये शेक्सपियर का टाइम है। मार्जिन में लिखिए आप 1564 से 1616, 1564 से 1616, यह शेक्सपियर का टाइम है। अब अगर प्रश्न आपका है प्री शेक्सपियरियन ड्रामास एंड ड्रामेटिस्ट्स, तो कब के पहले, शेक्सपियर के पहले के नाटककार कौन कौन से थे? उसके बाद आपका प्रश्न है प्री एलिजाबेथन ड्रामा, तो एलिजाबेथन एज कब से कब तक है? कई बार हम बोल चुके हैं आप लोगों को। 1558 से 1603, यही ना है? यस सर। एलिजाबेथन एज 1558 से 1603 है। तो प्री एलिजाबेथन ड्रामास मतलब कि एलिजाबेथन एज के पहले जो ड्रामा लिखा गया, 1558 नहीं, मान लीजिए 1570 के पहले जो ड्रामा लिखा गया उसको प्री एलिजाबेथन बोल लें। और फिर एक प्रश्न है प्रेडिसेसर्स ऑफ शेक्सपियर, यानी शेक्सपियर के नाटक लिखने के पहले जो लोग नाटक लिख रहे थे उनके बारे में चर्चा कीजिए। तो फिर वही है, शेक्सपियर का समय कब से कब है? 1564 से 1616, और शेक्सपियर ने नाटक लिखना शुरू किया होगा 20 साल की उम्र से, तो फिर 1580 के पहले जो नाटक लिखे गए होंगे। और एक बेहद महत्वपूर्ण टर्म है, 1 मिनट फोन आ रहा है। हेलो, तुम 10 बजे के बाद बात कर लेना हमसे, हम क्लास में हैं अभी। और उसके बाद एक बेहद महत्वपूर्ण टर्म है यूनिवर्सिटी विट्स एंड देयर कंट्रीब्यूशन टू ड्रामा। यूनिवर्सिटी विट्स, विट्स का मतलब होता है स्कॉलर्स, विद्वान, स्कॉलर्स या विद्वान। कौन से विद्वान? जो यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। कौन से यूनिवर्सिटी में? विनोबा भावे यूनिवर्सिटी या रांची यूनिवर्सिटी? कौन सा यूनिवर्सिटी? इंग्लैंड के यूनिवर्सिटी से, लंदन के। लंदन में 2 यूनिवर्सिटीज थे उस समय, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड एंड यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। ये 2 यूनिवर्सिटी थे। तो ऐसे नाटककार
जो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में या यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में या तो टीचर थे या स्टूडेंट थे, उन लोगों ने भी नाटक के क्षेत्र में कंट्रीब्यूट किया। तो उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में लिखिए। अगर प्रश्न पूछना होगा तो प्रश्न आपसे यूनिवर्सिटी विट्स के नाम से ही पूछे के नाम से नहीं पूछेगा, विट्स के नाम से ही पूछेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें है यूनिवर्सिटी विट्स, इसी नाम से प्रश्न आपको पूछा जाएगा, ज्यादा संभावना है इसी बात। अब देखिए, इसमें टर्म तो हम इस्तेमाल कर दिए हैं प्री शेक्सपियरियन, प्री एलिजाबेथन। तो कुछ नाटककार ऐसे हैं जो शेक्सपियर के समय में भी लिखे और शेक्सपियर के पहले भी लिखे, जो एलिजाबेथन एज में भी लिखे और एलिजाबेथन एज के पहले भी लिखे, तो उनका जिक्र तो करना ही होगा। द रेगुलर, वापस देख लीजिए ड्रामा कैसे कैसे डेवलप हुआ, मिरेकल, मिस्ट्री, मोरालिटी, इंटरल्यूड, और उसके बाद रेगुलर इंग्लिश ड्रामा। रेगुलर इंग्लिश ड्रामा मतलब वो ड्रामा जो आज की तारीख में आप पढ़ते हैं। द रेगुलर इंग्लिश ड्रामा विच ओज इट्स ओरिजिन टू द अर्ली रिलीजियस प्लेस। आज की तारीख में जो ड्रामा लिखे जा रहे हैं, जो ड्रामा स्टेज पर किए जा रहे हैं, जो ड्रामा पढ़े जा रहे हैं, उनकी वास्तविक शुरुआत 11वीं और 12वीं शताब्दी के धार्मिक नाटकों से हुआ था। Has a fascinating history। आज के नाटकों का इतिहास जो है बेहद मोहक, बेहद अच्छा, बेहद मनोरंजक है। फैसिनेटिंग, दिल को मोह लेने वाला इतिहास है। तो इतिहास तो हम अभी आपको ऊपर से बताते हुए आ रहे हैं। It developed in the hands of school masters। आरंभिक नाटकों को किसने लिखा था? परचून दुकान वाला? नो सर। कृषि के औजार बनाने वाला लिख रहा था? नो सर। किसान लिख रहा था? नहीं, उनको तो पढ़ना लिखना आता ही नहीं था। पढ़ना लिखना किसको आता था? केवल चर्च में काम कर रहे पादरियों को। और ये पादरी अमीरों के लिए, 2, 4, 5 बच्चों के लिए चर्च के अंदर स्कूल भी चलाया करते थे, उनको पढ़ाया लिखाया करते थे। तो इट डेवलप्ड इन द हैंड्स ऑफ स्कूल मास्टर्स। इन आरंभिक नाटकों को, मिरेकल, मिस्ट्री, मोरालिटी और इंटरल्यूड प्लेस को स्कूल मास्टर्स लिखा करते थे। स्कूल मास्टर्स मतलब ऐसा नहीं था कि सेंट जेवियर्स स्कूल चल रहा है और सेंट जेवियर्स स्कूल में मास्टर सब बैठ करके नाटक लिख रहा है, ऐसा नहीं। चर्च के अंदर जो 2, 4, 5 बच्चों को पढ़ाता था चर्च का पादरी, वो स्कूल मास्टर। कोयर मास्टर्स, चर्च के अंदर जो गीत गाने का काम करता था। आप चले जाइएगा संडे को अपने समीप के चर्च में, देखिएगा कि वहां पर लोग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ ईश्वर के गुणगान में, जीसस के गुणगान में गीत भी गाते हैं। तो हर कोई नहीं गाता है। हम लोग की तरह नहीं है कि पंडित जी को आरती गाना आए चाहे नहीं आए, ऐसा बेसुरा राग में गाएंगे कि माथा ठोक लीजिएगा और सारा पब्लिक गा रहा है पीछे पीछे ओम जय जगदीश हरे। नहीं, वहां स्पेशल सिंगर्स होते हैं गाने के लिए, जिनको कोयर मास्टर्स बोला जाता था। उन लोगों ने नाटक को लिखा था। एंड फाइनली इन द हैंड्स ऑफ लर्नेड मेन विथ यूनिवर्सिटी डिग्रीज। और अंत में वैसे लोग जो यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे थे। कौन सी यूनिवर्सिटीज? 2 यूनिवर्सिटी का नाम हम बताए हैं आपको, ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज। और वैसे पढ़े लिखों लोगों ने नाटक को लिखा जो उस समय ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, लंदन के।
predecessors of Shakespeare were associated with the University of Cambridge or Oxford. शेक्सपियर के पहले जितने भी नाटककार थे उनमें से अधिकांश लोग या तो यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज एंड ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहे थे या पढ़ा रहे थे, कुछ ना कुछ तो जुड़े हुए थे। Hence these pre-Shakespearean dramatists, इसलिए शेक्सपियर के इन पूर्ववर्ती नाटककारों को बोला जाता है द यूनिवर्सिटी विट्स। इसलिए इन नाटककारों को यूनिवर्सिटी के विद्वान बोला जाता है। विट्स मतलब स्कॉलर्स, इसलिए इनको यूनिवर्सिटी विट्स बोला जाता है। They were actors as well as dramatists. ये लोग नाटक भी लिखते थे और अपने ही नाटकों में एक्टिंग का काम भी किया करते थे। नाटक भी लिख रहे हैं और एक्टिंग भी कर रहे हैं। And they knew the stage and the audience well. अब चूंकि ये एक्टिंग करते थे स्टेज पर, तो इन्हें पक्का पता था कि दर्शकों को क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है। अब जब आप एक्टर हैं और आपको पता है कि दर्शकों को क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है, तो अच्छा नाटक लिख सकेंगे कि बुरा नाटक लिखेंगे? सर अच्छा नाटक, ऐसा नाटक लिखेंगे जो लोगों को पसंद आए, जो लोगों को पसंद आए। अब मान लिया कि किसी सीन पर पब्लिक जूता फेंकने लगे, अंडा फेंकने लगे, टमाटर फेंकने लगे, तो वैसा सीन अगला नाटक में लिखेगा क्या? नो सर। नो सर। ऐसा सीन अगले नाटक में वो लिखेगा ही नहीं। तो इनके नाटक बड़े अच्छे और लोकप्रिय होने लगे। They often worked together. अब ये नाटककार जो थे, नाटक लिखते समय आपस में एक दूसरे से चर्चा भी किया करते थे। They often worked together. आपस में एक दूसरे से चर्चा भी किया करते थे कि इस विषय पर नाटक लिखना उचित होगा या नहीं होगा, मैं ये लिखना चाह रहा हूं, मैं ऐसे करना चाह रहा हूं, तो आपस में चर्चा भी करते थे। And derived their stories and characters from a common store of material. और कॉमन सोर्स पर, कॉमन विषय पर कई नाटककार अपना अपना नाटक लिख लेते थे। जैसे मान लिया कि निर्भया गैंग रेप हुआ, सुने हैं इस घटना के बारे में? यस सर। अब इस विषय पर कई फिल्मकारों ने फिल्में बनाई, कुछ फिल्में चली और कुछ फिल्में फ्लॉप हो गई। तो कॉमन सोर्स ऑफ मटेरियल क्या हो गया? निर्भया गैंग रेप। और इस पर 4 फिल्में बनी, 1 फिल्म चली और 3 फिल्म फ्लॉप हो गई। कोई रोक तो नहीं सकता है कि नहीं केवल हम ही बनाएंगे इस विषय पर, दूसरा कोई नहीं बना सकता है? कोई रोक तो नहीं सकता है। कभी कभी देखिएगा कि एक ही विषय पर 2 फिल्म आ जाती है। एक फिल्म आया था जिसमें कि हीरो गंजा था, कौन सा फिल्म था जी? बाला। 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 और एक फिल्म का नाम बताइए। आयुष्मान खुराना था जिसमें कि कौन था? सेल्समैन होता है हीरो, उसकी शादी नहीं हो रही होती है, और फिल्म थी। तो एक ही टाइप की 2 फिल्में आ गई, एक ही विषय पर 2 फिल्में आ गई। तो ये लोग आपस में डिस्कस किया करते थे। अब सभी पढ़े लिखे थे, एक ही यूनिवर्सिटी के थे, तो मिलते जुलते भी होंगे, आपस में चर्चा भी करते होंगे और फिर अपना अपना नाटक सब लिखते होंगे। These dramatists were romantic in their attitude. ये नाटककार लोग रोमांटिक थे। अगर ये रोमांटिक स्वभाव के थे तो क्या इनके नाटकों में हिंसा का दृश्य रहेगा या प्रेम का दृश्य रहेगा? प्रेम का सर। प्रेम का। इनके नाटकों में रोमांटिक एटीट्यूड देखा जाता था।
and represented the spirit of Renaissance and patriotism in their place. इनके नाटकों में पैट्रियटिज्म, देश के प्रति प्रेम का भाव रहता था, और रेनेसां, स्पिरिट ऑफ रेनेसां, ये स्पिरिट ऑफ रेनेसां क्या बना है? ज्ञान के प्रति चाहत, नए ज्ञान के प्रति चाहत, इस भाव को ये दिखलाते थे। अब नया ज्ञान के प्रति चाहत मतलब नई जगह का भ्रमण कर रहे हैं, नए ज्ञान को हासिल कर रहे हैं, इस तरह के दृश्य दिखलाए जाते थे। जैसे एक नाटक है क्रिस्टोफर मार्लो का, नाटक का नाम है डॉक्टर फॉस्टस। उस नाटक में डॉक्टर फॉस्टस नाम के एक व्यक्ति ने अपनी आत्मा को शैतान के पास गिरवी रख दिया ताकि उसे अधिक से अधिक ज्ञान मिल सके। तो इसको बोलते हैं रेनेसां स्पिरिट, इसी को बोलते हैं रेनेसां स्पिरिट। आप अपनी साइकिल बेच करके और स्मार्टफोन खरीद लिए ताकि आप क्लास कर सकें, आप इंटरनेट पर पढ़ाई पढ़ सकें, तो इसको बोलते हैं रेनेसां स्पिरिट। लेकिन आप अपनी साइकिल बेच करके स्मार्टफोन खरीद लिए ताकि उस पर यूट्यूब का गाना देख सकें, तब तो फिर सत्यानाश है आपका। तो इन नाटककारों के नाटकों में रेनेसां स्पिरिट, रोमांटिक भाव और देश के प्रति प्रेम का भाव नजर आता था। यहीं पर छोड़ते हैं और फिर हम लोग कल करेंगे। कोई दिक्कत? सर हाँ बोलो।